अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जिस तरह हम टॉपिक्स पे वैन और लैन के टॉपिक पे बात कर रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे इस टॉपिक्स को सिर्फ वैन और लैन को डिस्कस किया था, क्योंकि पिछले लेक्चर की जो लेंथ थी वो तकरीबन आधे घंटे से ऊपर चली गई थी, जिसकी वजह से फिर मैंने इसको अगले लेक्चर में ही शामिल किया है। अच्छा, वैन लैन मैंने पिछले में डिस्कस कर लिया था। अब ईथरनेट। ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट सिंपल जिस तरह आप इसको कह सकते हो कि ये एक ख़ास किस्म का एक नेटवर्क होता है जो कि किसी ना किसी चैनल के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड हुए होते हैं। अब वो चैनल क्या हो सकता है? वो चैनल कोई केबल वगैरह हो सकती है, कोई वायर वगैरह हो सकती है, ठीक है, जिसके ऊपर के ये ईथरनेट जो होता है वो प्रोटोकॉल चलता है। ईथरनेट एक खास किस्म का प्रोटोकॉल है। अगर फॉर एग्जांपल आप कभी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, कंप्यूटर में तो हमेशा यही इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है क्योंकि उसमें वाईफाई की एबिलिटी या फैसिलिटी मौजूद नहीं होती, ठीक है, तो लिहाजा ईथरनेट प्रोटोकॉल ही उसके ऊपर काम करता है। तो ईथरनेट ये प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट चलाने के लिए थ्रू वायर्स, ठीक है, यानी आपने कोई भी मॉडेम वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ जो घर में लगाई हुई है, ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट चलाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वो वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका वो जो नेट है वो नहीं चलेगा। तो लिहाजा इसके लिए एक ईथरनेट चलाने के लिए, ठीक है, या इसको रन करने के लिए एक ख़ास किस्म का मीडियम की ज़रूरत होती है, जो कि वायर्स हो सकती हैं, वो कॉपर वायर हो सकती है, वो फाइबर ऑप्टिक्स हो सकती है, और इसको चैनल का नाम दिया जाता है, ठीक है। इस वायर के जरिए, यानी जिसके ज़रिए आपका डाटा जो हो सकता है इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकता है, इसको ईथरनेट का नाम दिया जाता है। और इसी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि ईथरनेट जो होता है वो किस तरह आपस में या किस तरह वो कम्युनिकेट करता है। ईथरनेट जो होता है वो, इसको सिंपल सी एक टर्म से यूज़ किया जाता है जिसको पार्टी एनालॉजी कहा जाता है। अच्छा, पार्टी एनालॉजी क्या होती है? पार्टी एनालॉजी ये इस तरह की होती है कि इसकी सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक पार्टी है, ठीक है, जिसमें 5 से 7 लोग जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। अब सब लोग क्या कर रहे हैं कि जी वो अपने बारी बारी किस्से सुना रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जी अगर कोई पहला एक बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है, ठीक है, तो बाकी जितने भी 5 या 6 होंगे वो उसको सुन रहे होंगे, ठीक है। उसकी बात जब तक चलती रहेगी तब तक वो क्या करेंगे, वो इसको सुनते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी बात ख़त्म होती है तो क्या होता है कि अब पहले से चीज़ें तो डिसाइड नहीं होती कि जी पहले कौन बात करेगा, तो फिर क्या करता है कि लोग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, यानी कि 2-3 लोग जो होते हैं वो अपनी बात शुरू करते हैं। लेकिन फिर जिस तरह के वो, उनको जब पता चलता है कि जी अब 2-3 लोग इकट्ठे कर रहे हैं और एक किसी को समझ नहीं आ रही, तो फिर इसमें क्या होता है कि कोई से 2 लोग या 1 लोग जो कि आपस में 2 या 3 लोग इकट्ठे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनमें से बाकी चुप हो जाते हैं और एक जो होता है वो अपने कम्युनिकेशन को वो जारी रखता है। और इसी तरह ईथरनेट जो होता है इसी प्रोटोकॉल के तहत काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 1 बाय 1 जो भी कोई रिक्वेस्ट वगैरह सेंड हो रही होती है, ठीक है, वो उसको उसी के थ्रू उसको वो इस्तेमाल करते हुए वो कम्युनिकेट इंटरनेट के ऊपर उसको करता जाता है। इसी एनालॉजी को फॉलो करते हुए ईथरनेट जो होता है वो काम करता है कि यानी कि मुख्तलिफ, अगर फॉर एग्जांपल उसके पास एक 4-5 रिक्वेस्ट आ गई हैं, ठीक है, वो पहले क्या होगा कि पहले रिक्वेस्ट आएगी वो होगी, उसके बाद फिर क्या होगा कि 2-3 रिक्वेस्ट जब इकट्ठी होती हैं तो उसमें से देखा जाता है फिर, और इसमें से फिर ईथरनेट की एक ख़ास बात ये होती है कि ये शॉर्ट टर्म को ज़्यादा प्रेफर करता है, यानी जिसकी रिक्वेस्ट, जिसका डाटा थोड़ा होता है ये उसको पहले मौका देता है कि जी वो पहले आके अपना इंफॉर्मेशन वगैरह या अपनी रिक्वेस्ट को वो सेंड कर सके। तो उसके बाद फिर यानी कि जितनी ज़्यादा शॉर्ट को रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, यानी जितनी उसकी लेंथ जो होगी वो शॉर्ट होगी, उतनी ही जल्दी ईथरनेट उसको वो फेवर करेगा, तो उतनी जल्दी उसकी जो रिक्वेस्ट होगी वो ईथरनेट के ऊपर उसको सेंड कर देगा,
ठीक है। तो इसी एनालॉजी को फॉलो करते हुए जो ईथरनेट है वो इसके ऊपर काम करता है। अब ईथरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ईथरनेट प्रोटोकॉल क्या क्या होता है। अब ज़ाहिर है इंटरनेट के ऊपर जब भी कोई कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है, कोई भी डिवाइसेस वगैरह आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, तो वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल के तहत ही कम्युनिकेट कर रही होती हैं, ठीक है। अब ईथरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है कि इसमें जो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, अगर इसमें सिंपल सी बात यह है कि जी एक वेब एक सर्वर है, ठीक है, अब उसके ऊपर कई जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं वो अटैच है, ठीक है। अब कई कंप्यूटर वगैरह जब उसके ऊपर अटैच होंगे तो क्या होगा कि ये नहीं होगा कि सारे के सारे जो होंगे वो आपस में एक ही टाइम के ऊपर कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे, बल्कि वो क्या करेगा कि उन सब को एक क्यू में लगा देगा। लेकिन वो क्यू किस तरह की होगी, वो क्यू इस तरह की होगी कि वो टाइम के हिसाब से उसको डिफाइन करेगा, यानी उसकी जितनी रिक्वेस्ट की लेंथ होगी उस हिसाब से उसको वो एक कतार में लगाता जाएगा। अगर जिसकी सबसे शॉर्ट लेंथ होगी रिक्वेस्ट की वो सबसे पहले आ जाएगी, जिससे उससे बड़ी होगी वो बाद में। इस तरह टाइम के लिहाज से वो उन दोनों को उन रिक्वेस्ट को कम्युनिकेट करता चला जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट जो होगी वो जो रिक्वेस्ट होगी वो फुलफिल हो जाएगी, तो उसके बाद फिर क्या होता है, दो तीन रिक्वेस्ट इकट्ठी आ जाती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि फिर जब कंप्यूटर के ऊपर जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सिस्टम जो होता है वो वहीं पे स्टॉप कर जाता है, ठीक है। तो उस स्टॉप करने के बाद फिर वो रिक्वेस्ट भी क्या करती हैं, वो स्टॉप हो जाती हैं। तो इसके बाद फिर वो देखता है कि जी ईथरनेट कि मेरे पास जो दो तीन इकट्ठी रिक्वेस्ट आ गई हैं, ठीक है, इनमें से जो सबसे छोटी रिक्वेस्ट कौन सी है, यानी शॉर्ट लेंथ रिक्वेस्ट कौन सी है, तो फिर वो क्या करता है कि सबसे पहले फिर उसको वो प्रेफर करता है, ठीक है। उसको प्रेफर करने के बाद फिर वो क्या करता है कि बाकी जो रिक्वेस्ट, इसी तरह जब भी एक रिक्वेस्ट फुलफिल होती है, ठीक है, तो दो तीन रिक्वेस्ट इकट्ठी आ जाती है, फिर वो लेंथ के हिसाब से वो उसको डिवाइड करते हुए फिर वो आगे क्या करता है, कम्युनिकेशन उसको प्रोवाइड करता जाता है। उसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक है वह कनेक्टिंग इंटरनेट, यानी इंटरनेट से आप किस तरह कनेक्ट हो सकते हो। तो इंटरनेट से जब कनेक्शन का बात आती है तो सबसे पहले जो बात आती है वो आईएसपी की आती है, ठीक है। आईएसपी क्या होता है, आईएसपी दरअसल एक एब्रीविएशन है इंटरनेट ये एब्रीविएशन होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, ठीक है। अब ज़ाहिर है कोई कंप्यूटर वगैरह या कोई भी डिवाइस वगैरह जो कि इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करना चाहती है तो उसको किसी ना किसी एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उसको एक्सेस दे सके। अब ये नहीं हो सकता कि कंप्यूटर जो या कोई भी चीज़ है वो डायरेक्ट इंटरनेट को एक्सेस कर ले, बल्कि उसके लिए एक मखसूस गेटवे होना चाहिए आपके पास, यानी कि जो कि आपको इंटरनेट का एक पाथ फराहम कर सके। तो आजकल जो मोस्टली ज़्यादातर घरों वगैरह में यूज़ किए जाते हैं वो इंटरनेट के मॉडेम वगैरह, मुख्तलिफ़ कंपनीज जो होती हैं वो मुख्तलिफ जो आईएसपीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल पीटीसीएल की मिसाल दे लें तो पीटीसीएल का मॉडेम होता है, उसके बाद वतीन होता है। इस तरह जितने भी होते हैं ये सब क्या करते हैं कि ये जो जितनी भी कंपनीज होती हैं जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती है, इनके मुख्तलिफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। अगर अब आजकल जो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे पास पीटीसीएल का इंटरनेट इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर पीटीसीएल का मॉडेम ही नहीं लगा होगा तो आप इंटरनेट उसके ऊपर नहीं चला सकते। हत्ता कि अगर आपके पास पीटीसीएल का कनेक्शन भी हो, लेकिन अगर आपने कोई मॉडेम वगैरह उसका अटैच नहीं किया हुआ तो वो आप उसके ऊपर इंटरनेट नहीं चला सकते जब तक कि आपके पास कोई ना कोई इसका मखसूस किस्म का मॉडेम ना मौजूद हो, तो आप उसको इंटरनेट नहीं चला सकते। तो इस तरह की कुछ मखसूस किस्म की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस होती हैं जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जो कि मुख्तलिफ कंपनीज जो होती हैं वो अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करते ताकि वो इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड हो सके। उसके बाद अगला लैन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे वैन लिखा हुआ है लेकिन लैन है।
ठीक है, लैन। अब लैन में क्या होता है कि लैन में जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन लैन मुखफ़ होता है लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई नेटवर्क वगैरह यूज़ कर रही है, या कोई भी स्कूल वगैरह, या कोई भी बड़ी और फर्म वगैरह जो एक ख़ास किस्म का नेटवर्क यूज़ करती है, उसको लैन का नाम दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि बहुत से जो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, वो वायर्स में आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी लैब है, किसी भी अदारे की कंप्यूटर लैब हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे कंप्यूटर पड़े हुए होते हैं जो कि वायर्स के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होते हैं। और उसके बाद अब ज़ाहिर है वो तो लैन लैन के साथ, लैन में वायर्स के साथ कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच है, लेकिन उन्होंने सब कंप्यूटर ने अपने ऊपर इंटरनेट को भी रन करना है, तो उसके लिए फिर मखसूस किस्म की और गेटवेज फ्राहम किए जाते हैं। जिस तरह आप आम लैन जो लैन के लिए किया जाता है वो पहले स्विच यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्विचिंग के ज़रिए स्विच क्या करता है कि वो एक गेटवे प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि एक रास्ता प्रोवाइड करता है इन तमाम लैन के में जुड़े हुए तमाम कंप्यूटर्स को कि वो इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद वायरलेस नेटवर्क्स आते हैं। आजकल ज़्यादातर जो वायरलेस नेटवर्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये जिस प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं उस वो एक ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल है, उसको 802.11 का नाम दिया जाता है। इस प्रोटो अब इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए जितने भी तमाम वायरलेस डिवाइसेस वगैरह होती हैं वो इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट को एक्सेस करती हैं। अब इंटरनेट के लिए ज़रूरी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेट लगवाया हुआ है तो वायरलेस चलाने के लिए कम अज़ कम आपको एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत है जो कि सिग्नल थ्रो कर सके। ठीक है, तो इसके लिए आमतौर पर राउटर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं घरों में। ठीक है, जो कि एक ख़ास हद तक अपने सिग्नल उस इंटरनेट के जो सिग्नल्स होते हैं उनको वो थ्रो करते हैं। तो इसके ज़रिए चूँकि आपको शायद पता ना हो कि मोबाइल जो होते हैं वो रेडियो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए चलते हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं कि वो ख़ास किस्म की फ्रिक्वेंसी जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसी के ज़रिए वो थ्रो करते हैं। यानी जिस तरह रेडियो सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन की जाती है रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए, तो चूँकि एक ही तरह की होती है, यानी रेडियो जो भी आप चला रहे होते हैं, जो बंदा उसके ऊपर बोल रहा होता है, आप सिर्फ उसको सुन सकते हैं, आप उसके साथ उसी डिवाइस के ऊपर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन मोबाइल में इसी किस्म की टेक्नोलॉजी को दो तरफा इस्तेमाल, यानी सेंडर रिसीवर और सेंडर के तौर पर दोनों में ही रेडियो फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल किया जाता है। तो वो क्या करता है कि जो सिग्नल वगैरह थ्रो करता है, तो ये सिग्नल जो कोई भी आपकी डिवाइस है, मोबाइल है, लैपटॉप वगैरह, ये उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी की सूरत में इसको रिसीव करते हैं और इन्हीं सिग्नल्स की वजह से फिर जो इंटरनेट है वो आगे चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वह डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर। इसकी अगर मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं कि डोमेन नेम सर्वर क्या होते हैं। आप कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी इंटरनेट के ऊपर जब एक्सेस करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो कि आप जो भी चीज़ आपने एक्सेस करनी होती है आप सिर्फ उसका नाम लिखते हो। लेकिन इंटरनेट जो होता है, या कह लें कि जो आगे सर्वर्स वगैरह होते हैं, वो इसके नाम को रीड नहीं कर सकते। ठीक है, वो नाम को रीड नहीं कर सकते। अच्छा जी, अगर वो नाम को रीड नहीं कर सकते तो फिर वो आगे किस तरह चलते हैं? तो इसीलिए डीएनएस सर्वर एक ख़ास किस्म का सर्वर होता है जो कि एक ख़ास किस्म की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो कि किसी भी कंपनी के नेम को उसके आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग की एक बहुत आला मिसाल है ये इंटरनेट की। ये एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट थी कि क्या हुआ होता था कि लोग पहले क्या करते थे कि अगर किसी खास किस्म की वेबसाइट को उन्होंने लिंक करना था या उन्होंने उससे डाटा वगैरह एक्सेस करना था, तो वो क्या करते थे कि वो उसका आईपी एड्रेस लिखते थे। ठीक है, लेकिन आईपी एड्रेस सारा एक का याद रखना मुश्किल हो जाता था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक ख़ास किस्म की टर्म्स यूज़ की गई इंटरनेट सर्वर्स के ज़रिए। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो भी आईपी एड्रेस होता है किसी भी कंपनी का,
ठीक है, या किसी भी फर्म का जिसका कि इंटरनेट के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, तो वो क्या किया जाता है कि उसको नेम के साथ कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जब भी आप क्या करते हो कि इंटरनेट के ऊपर किसी फर्म का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हो, तो वो नाम क्या होता है कि इंटरनेट के ऊपर एज ए आईपी एड्रेस की सूरत में वो आगे सर्वर्स के पास जाता है, और उसी आईपी एड्रेस को फॉलो करते हुए वो आपको उसके चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाती है इसकी हायरार्की। ठीक है, हायरार्की क्या होती है? हायरार्की सबसे पहले क्या हुआ था कि जब इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, डोमेन्स का कंसेप्ट आया था, तो इंटरनेट के ऊपर डोमेन क्या होती है? अब डोमेन होती क्या है? डोमेन, अगर आपने इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज़ या अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा वगैरह रखना है, या आपने अपनी कोई वेबसाइट वगैरह चलानी है, तो आपको एक डोमेन ख़रीदनी पड़ती है। ठीक है, यानी एक नाम। जिस तरह सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप कोई यूआरएल वगैरह, ठीक है, यानी कोई उसके ऊपर लिखते हो, तो उसके आगे आप देखते हो कि अगर मैं गूगल की मिसाल दूँ तो गूगल को आप किस तरह लिखते हो? www.google.com। ठीक है, तो जो डॉट के बाद यानी उस नाम के यूआरएल में जो नाम होता है, नाम के बाद जो डॉट के बाद आती है, उसको डोमेन का नेम कहा जाता है। तो जो सबसे पहले डोमेन थी वो 7 डोमेन थी। ठीक है, उनमें से कौन कौन सी 7 डोमेन थी? उनमें सबसे पहले .com, .edu, .org, .net, .gov और .mil। ठीक है, ये तकरीबन 7 किस्म की ये डोमेन थी, जो कि जब शुरू में इसको किया गया तो ये 7 किस्म की डोमेन उसको प्रोवाइड किया गया। अब डोमेन जो होती हैं अब डोमेन आगे फिर फर्दर वो आगे मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड होती हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी जब डाटा वगैरह इसके ऊपर रखना है या नेट के ऊपर अपनी वेबसाइट वगैरह चलानी है, तो आपको एक तो उसका डोमेन नेम लाजमी तौर पर ख़रीदना पड़ेगा, जो कि पेड होता है, जो कि मुख्तलिफ कंपनीज वगैरह ने अपने बनाए हुए होते हैं। ठीक है, डोमेन्स वगैरह बनाई हुई होती हैं इंटरनेट के ऊपर, उनको रजिस्टर्ड वगैरह करवाया हुआ होता है। तो वो क्या होती है कि वो पेड डोमेन्स होती हैं, और आपने अगर अपनी कोई वेबसाइट वगैरह चलानी है तो उसके लिए फिर वो आपको वो पेड डोमेन ख़रीदनी पड़ती है। ठीक है, जिस तरह अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन की साइट अगर वेबसाइट देख लें, तो उसके एंड पे क्या होता है कि .edu लिखा हुआ होता है। आजकल उसके बाद कुछ और भी बहुत सारी आ गई हैं। ठीक है, जिसमें .info, .biz, उसके बाद ये तमाम किस्म की उसके अंदर और ज़्यादा जो वेबसाइट जो कि डोमेन्स नेम है वो आ गए हैं। उसके बाद पीयर्स। ठीक है, पीयर्स क्या होता है? पीयर कोई भी एक ख़ास लेवल के ऊपर, ठीक है, जो डोमेन्स होती हैं उसको पीयर कहा जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक डोमेन आगे फर्दर सब डोमेन्स में डिवाइड है, ठीक है, यानी एक डोमेन की आगे कई डोमेन्स वगैरह हैं, तो वो क्या होती हैं कि जो सब डोमेन्स होती हैं वो चूँकि एक ही लेवल के ऊपर आती हैं, तो उस लेवल पर उसको पीयर कहा जाता है। या जो भी टॉप लेवल डोमेन होती हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले 7 जो डोमेन्स हैं उसको गिनवाई हैं, .com, .org, .edu, .mil, डॉट नेट वगैरह, ये जितनी भी, ठीक है, ये चूँकि टॉप लेवल की हैं, तो टॉप लेवल पे इनको पीयर्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही लेवल के ऊपर जितनी भी डोमेन्स वगैरह होंगी उनको एज ए पीयर्स का नाम दिया जाता है। तो टॉप लेवल डोमेन की मैं जो 7 डोमेन थी उसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अब इसमें टॉप लेवल डोमेन में क्या होता है कि टॉप लेवल डोमेन्स आगे जब फर्दर वो सब डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, 7 किस्म के टोंके 7 डोमेन्स हैं, आगे वो जब सब डिवाइडेड होती हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो होती है उनको अब ज़ाहिर है जितनी भी इंटरनेट के ऊपर तकरीबन लाखों करोड़ों वेबसाइट्स चल रही होती हैं, ठीक है, वो डोमेन तो यूज़ करती हैं, लेकिन आगे वो क्या करती हैं कि ज़ाहिर है उन डोमेन्स ने भी अपना वो जो उनको हैंडल करना होता है वो उसको भी आगे सब डोमेन्स में डिवाइड करके वो अपने कस्टमर्स वगैरह को वो बेचते हैं। उसके बाद कुछ उनके साथ अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो कुछ ना कुछ उनके साथ कंट्रीज़ के भी लगा दी जाता है। जिस तरह के अगर पाकिस्तान की आप वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या किया जाता है कि जब वेबसाइट का नाम .com यानी डोमेन के बाद स्लैश डाल के .pk भी उसके साथ .pk भी लगा दिया जाता है, या /pk यानी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हवाले से उनके मखसूस जो एब्रीविएशन वगैरह कंट्री के वो वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो टॉप लेवल डोमेन्स में इस तरह की तकरीबन ये तमाम डोमेन्स ख़रीदी जाती हैं। उसके बाद उसको सब डोमेन्स में फिर आगे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिहाज से भी उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो डोमेन वगैरह चलती है वो .pk के लिए नाम से भी एक अलग किस्म की डोमेन जो होती है वो आगे चलती है। अब उसके बाद आ जाता है जी अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। अब आप फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे बैठे हो, इंटरनेट अपने लैपटॉप के ऊपर कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, लेकिन आपके लैपटॉप में क्या होता है, पहले तो ये इशू होता था कि जी आपके जितनी भी किस्म की आपने वेबसाइट्स वगैरह को करना है, एक्सेस करना है, ठीक है, उनके आईपी एड्रेसेस वगैरह आपके पास लाजमी होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन चूंकि आजकल सिर्फ उसको कोई भी चीज़ का जब डाटा वगैरह आपने एक्सेस करना है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा को एक्सेस करना है तो आप उसको बाय नेम एक्सेस करते हो, यानी उस वेबसाइट का नाम वगैरह लिख के उसको एक्सेस करते हो। तो अब कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं वो तो ज़ाहिर है आपने बाय नेम लिख दिया है, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा कि उसको मिलता नहीं है, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस नहीं मिलता। तो फिर एक ख़ास किस्म का कंप्यूटर वगैरह वहाँ पे डिफ़ाइन होता है जो जिसके पास के तकरीबन तमाम किस्म के जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनके अगेंस्ट उनके आईपी एड्रेस वगैरह वो वहाँ पे सेव हुए होते हैं। तो सबसे पहले वो उस कंप्यूटर को अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का नाम दिया जाता है, यानी जिसके अंदर एक ऐसा सर्वर आप समझ लें जिसके अंदर उस वेबसाइट के नाम के अगेंस्ट उसका आईपी एड्रेस पड़ा हुआ होता है, यानी कि जी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये है और इसका आईपी एड्रेस ये है। तो फिर जब भी आप इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करते हो तो सबसे पहले वो नेम सर्वर के पास जाता है, ठीक है। नेम सर्वर क्या करता है कि जी जो भी आपने नाम लिखा होगा वो वहाँ पे देखेगा जी इस नेम का आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। वो उस आईपी एड्रेस को फिर क्या करेगा जी वो आपको सेंड करेगा और फिर इस तरह इंटरनेट के ऊपर वो उस आईपी एड्रेस को फॉलो करते हुए आप उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा वगैरह जो है वो ले सकते हो। उसके बाद आ जाता है रूट नेम सर्वर्स। रूट नेम सर्वर 13 किस्म के तकरीबन सर्वर्स हैं जो कि पूरी दुनिया के ऊपर पड़े हुए हैं, क्योंकि ये जितनी भी डोमेन्स मैंने टॉप लेवल डोमेन्स आपको बताई हैं, ठीक है, ये सब जो है ये रूट को फॉलो करती हैं, ठीक है। ये यहाँ समझ लें कि रूट इनकी बेसिक डोमेन है और ये आगे रूट की सब डोमेन है, ठीक है। अब अगर पूरी दुनिया में आप बैठे हुए हो, आप कहीं पे भी उसको सर्च करना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है कि वो तकरीबन 13 किस्म के इनके इस तरह के सर्वर्स पड़े हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, जो कि उन डोमेन्स नेम को एक्सेस करने में आपकी मदद देते हैं और उसको आप फॉलो करते हुए आगे उनकी सब डोमेन्स के साथ एक्सेस करके उसको आप जिस किस्म का भी आपको डाटा चाहिए होता है या जो भी आपको डोमेन नेम चाहिए होता है अपनी वेबसाइट्स वगैरह के लिए, आगे वो रोटी उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसकी मतलब कैशिंग है, ठीक है। कैशे आप जिसको आम लैंग्वेज में कह सकते हो, कैशे क्या होता है कि जब भी आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज़ वगैरह एक्सेस करते हो तो उसकी जो एक फ़ाइल है, टेम्परेरी फाइल जिसको आप कह लें, वो आपके डाटा के अंदर सेव हो जाती है, ठीक है। पहले अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हो तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है एक्सेस करने में, लेकिन जब एक दफ़ा आप एक्सेस कर लेते हो तो उसकी क्या होता है कि जो कैशे की आपकी जो मेमोरी होती है उसके अंदर एक कैशे फाइल जो होती है वो सेव हो जाती है और उसके बाद जब आप दोबारा उस वेबसाइट को यानी उस लिंक को एक्सेस करना चाहते हो तो वो पहले की निस्बत बहुत जल्दी उसको एक्सेस कर लेती है। इसकी मेन रीज़न क्या होती है कि कैशे जो होती है एक वो अपने अंदर एक उसकी टेम्परेरी फाइल कॉपी करके उसके अपने अंदर रख लेती है और ये एक बहुत ही आप कह लें कि फास्ट डाटा होती है, ठीक है। ये बहुत ही फास्ट होती है कैशे, यानी कि वो कॉपी को वो उसी लिंक को फॉलो करते हुए क्या करती है कि आपको उसके साथ वो एक्सेस करवा देती है। उसके बाद रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी में क्या होता है कि मुख्तलिफ साइट्स वगैरह जो पड़ी होती हैं जहाँ ज़ाहिर वेब सर्वर्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप दोबारा जब उसको एक्सेस करते जाते हो, ठीक है, तो वो डोमेन सर्वर में वो क्या होता है कि उसकी जो मुख्तलिफ कापीज़ वगैरह अलग से जनरेट होना शुरू हो जाती हैं और उसको रिडंडेंसी का नाम दिया जाता है, यानी कि उसके मिरर्स वगैरह इस तरह के जनरेट हो जाते हैं कि जो कि एक दफ़ा एक्सेस किया उसका नाम, दूसरी दफ़ा फिर वो, तीसरी दफ़ा फिर वो, चौथी दफ़ा, यानी जितनी दफ़ा भी आप उसकी करते जाओगे उस आपके डीएनएस सर्वर के पास उसकी कापियाँ जो होंगी वो सेव होती चली जाएंगी, जिसकी वजह से वो जो कापीज़ होती हैं उसकी वजह से रिडंडेंसी वगैरह पैदा होती है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है WWW या वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जिसको आम अल्फाज में वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है?
वर्ल्ड वाइड वाइड अगर बाय डेफिनेशन देखें तो ये बेसिक तौर पर वेब सर्वर्स और उसके ऊपर पड़ी हुई जितनी भी फाइल्स होती हैं इसको वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिया जाता है। यानी जितना भी इंटरनेट के ऊपर सर्वर्स के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिया जाता है, जिसको फॉलो करते हुए आप क्या करते हो कि कोई भी डाटा वगैरह इंटरनेट के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब में क्या होता है कि सर्वर के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा हुआ होता है आप सिर्फ कोई भी और डाटा एक्सेस करना चाहते हो तो लिहाजा वो किसी ना किसी सर्वर के ऊपर ही पड़ा हुआ होगा। तो सर्वर क्या होता है कि वो आपको मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं प्रोसेस करने की, डाटा फैच करने की, ठीक है। तो इस तरह जितना भी आप जितनी भी उसके ऊपर आप डाटा एक्सेस करना चाहते हो वो सारे का सारा सर्वर्स के ऊपर पड़ा हुआ होता है और उसी सर्वर्स को फॉलो करते हुए आप कोई भी डाटा वगैरह वहाँ से निकलवा सकते हो। उसके बाद रिक्वेस्टिंग ए वेब पेज, यानी आप किसी मखसूस वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड आपको डाटा की ज़रूरत है, ठीक है, आप क्या करते हो कि आप उसके लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हो। तो उदाहरण जब आपको रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो वो रिक्वेस्ट किसी खास सर्वर के पास ही जाएगी, ठीक है, जिसके ऊपर के उस वेब के रिलेटेड डाटा पड़ा हुआ होगा। तो वो क्या करेगा कि वो आपकी रिक्वेस्ट को रीड करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो मेन वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर जो मेन इसके ऊपर आप कह लो कि नेटवर्क की चलती है, नेटवर्क टाइप्स चलती है, वो है क्लाइंट सर्वर टाइप, ठीक है। आपने क्योंकि आप कोई रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करते हो तो आप एज ए क्लाइंट उसके ऊपर कर रहे हो, और उसके बाद सर्वर क्योंकि जो कि आपकी रिक्वेस्ट को, ठीक है, रीड करता है, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट के बदले में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह सेंड करता है, वो सर्वर कहलाता है। इसका क्लाइंट सर्वर का हम पिछले लेक्चर में भी एक ब्रीफ डिस्क्राइब किया था इसको, तो लिहाजा यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करते हो कि सबसे पहले आप यूआरएल लिखते हो, ठीक है, यानी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा चाहिए होता है आपको सर्च बार के अंदर आप उसको लिखते हो और उसको यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का नाम दिया जाता है। फिर आगे वो मुख्तलिफ क्या करता है कि प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए आगे जिसमें HTTP, ठीक है, जो कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एक राब्ते का काम करता है, जिसमें कि क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर क्या करता है कि उसके बदले में उसको रिक्वेस्ट के प्रोसेस करके उसको इन्फॉर्मेशन वगैरह सेंड करता है, ठीक है। इन प्रोटोकॉल को उसके बाद TCP IP प्रोटोकॉल, ये मखसूस किस्म के प्रोटोकॉल हैं जो कि इसमें इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद एक जो मखसूस किस्म का प्रोटोकॉल है जिसको FTP कहा जाता है, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी आप कोई भी डाटा वगैरह लेना चाहते हो तो वो इसी प्रोटोकॉल को ही यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको डाटा वगैरह वो सेंड करता है या आपसे वो डाटा लेता है। उसके बाद सर्वर डोमेन, ठीक है, यानी कोई भी डोमेन वगैरह जो आप उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है, .edu .com या .mil वगैरह कोई भी .int जितनी भी डोमेन वगैरह होगी वो ज़ाहिर है वो किसी ना किसी सर्वर के ऊपर पड़ी होगी, तो वो क्या करेगी कि उस डोमेन के रिलेटेड सर्वर आपको डाटा निकाल के दे देगा। उसके बाद पेज पाथ है, पेज पाथ आप URL में जो भी आप लिखते हो, ठीक है, वो आपके पेज का एक पाथ क्रिएट हो जाता है। इसके बाद सिंपल जैसे आप पेजेस के ऊपर मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर चलते हो, ठीक है, मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर जाते हो तो वो आपका URL जो होता है वो पेजेस के लिहाज से तब्दील हो रहा है, क्योंकि जिसने भी वो वेबसाइट डिज़ाइन की होती है अब उसने एक से ज़्यादा पेजेस बनाए होते हैं, तो लिहाजा आपकी जो लोकेशन है वो पेजेस के लिहाज से तब्दील होती रहती है। उसके बाद इंटरनेट एंड वेब, ठीक है, इंटरनेट में जब भी आप एक्सेस करना चाहते हो वेब पेजेस को तो वो क्या करता है कि वेब सर्वर के पास ही ज़ाहिर है आपको जाना पड़ता है, ठीक है। वेब अब कंप्यूटर में क्या होता है कि आपके DNS सर्वर को उस वेब सर्वर के IP के बारे में बताता है। अब DNS क्या करता है कि जब भी आपने ज़ाहिर है मैंने आपको पहले भी जिस तरह के डोमेन में हमने पढ़ा था, DNS सर्वर में हमने पढ़ा था कि किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई वेबसाइट वगैरह क्रिएट है तो ठीक है वो किसी ना किसी इंटरनेट के ऊपर वो IP एड्रेस के थ्रू चलती है, ना कि बाय नेम चलती है। आप जब भी उसका नाम लिखते हो, ठीक है, वो क्या करता है कि वो DNS सर्वर के पास जाता है, वो उस नेम को रीड करता है, उस नेम के बदले में वो उस IP एड्रेस को एक्सेस करता है, ठीक है। उस एक्सेस करने के बाद फिर वो आपको जितने भी किस्म का डाटा चाहिए होता है वो
उसके लिए काम करता है। अगर तो वो पेज एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, वरना अगर वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए कि आपने या उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा ही नहीं है, या जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप सर्च करना चाह रहे हो उसका डाटा ही नहीं वहाँ पे मौजूद, तो वो फिर वो क्या करता है कि वो जी 404 का एक एरर शो करवाता है। 404 का एक मखसूस किस्म का एरर है जो कि नेटवर्क के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है कि 404 जो एरर है वो पेज नॉट फाउंड का एरर होता है कि जी आपका पेज जो है वो नहीं है। अगर तो वो पेज मिल जाता है, ठीक है, वो उसके बदले में आपको वो पेज के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो सेंड कर देता है। लेकिन अगर वो पेज नहीं मिलता, ठीक है, तो वो आपको क्या कर देता है कि जी वो आपको उसका 404 का वो एरर दिखा के दे देता है। और उसके बाद जैसे जैसे आपको वो ये आप पेज नॉट लोकेटेड के मुख्तलिफ तरह के एरर्स आ सकते हैं, यानी आप उसका नेम ठीक तरह से नहीं लिखते, या उसकी कोई डोमेन वगैरह ठीक तरह से नहीं चलती, या कभी कभी तो ये भी होता है कि सर्वर्स वगैरह जो होते हैं वो बंद पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जब सर्वर्स के बंद होने की वजह से वो आप इस तरह का जब आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिलती तो वो 404 एरर की कर वो 404 एरर आपको शो करवा देता है कि आपका पेज फाउंड ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है डिस्क्राइबिंग वेब पेज के। वेब पेज को किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है। अब जो कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो पड़ी हुई है, ठीक है, वो इस तरह सर्वर्स के पास इस सूरत में वो नहीं पड़ी होती। जिस तरह आपको मुख्तलिफ इमेजेस वगैरह या पिक्चर्स वगैरह उसके ऊपर नज़र आ रही होती हैं, वो पिक्चर वगैरह को उसी तरह सेव नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है कि वो इसको एज ए एक सोर्स फाइल के ऊपर उसको इस्तेमाल करता है। सोर्स फाइल क्या होती है, कोई भी वो वेबसाइट जिस लैंग्वेज में रिटर्न होती है, ठीक है, वो उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए वो एज ए डिस्क्रिप्शन अपने पास सेव रखता है। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि जब कोई भी जो वेबसाइट है वो बेसिक उसका वो डिज़ाइन जो की जाती है वो HTML या HTML और CSS में की जाती है, तो वो कोई भी जो सर्वर होता है वो उसकी जो सोर्स फाइल यानी HTML फाइल की जो कोडिंग होती है वो उसको अपने पास इस तरह से सेव रखता है, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह करते हो तो वो क्या करता है, सबसे पहले जी वेब ब्राउज़र जो जाता है आपके पास, ठीक है, जो भी वेब ब्राउज़र आपके पास होता है वो वेब सर्वर के पास जब एक्सेस करता है, ठीक है, तो वेब सर्वर पे एक्सेस करने के बाद वो क्या करता है कि जब उसकी पूरी की पूरी फाइल यानी सोर्स फाइल अपलोड हो जाती है तो वो आपके सामने शो हो जाती है। लेकिन जिस तरह आपके पास स्क्रीन पे शो होती है वो डाटा जो होता है वो उसके उस तरह उसमें नहीं पड़ा होता, बल्कि वो HTML फॉर्म में उसके पास पड़ा होता है, जो कि अगले इंशाल्लाह लेक्चर में मैं HTML और CSS के ऊपर आपको एक मुकम्मल यानी उसके डिज़ाइन करना भी हम सीखेंगे कि किस तरह HTML और CSS को यूज़ करते हुए हम कोई पेज वगैरह या फ्रंट एंड वेबसाइट जो होती है वो किस तरह उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह फिर क्या होता है कि जो भी HTML फॉर्म में उसके पास डाटा पड़ा हुआ होता है वो उसी सूरत में वो सर्वर अपने पास रखता है और आगे उसको वो एक्सेस करते हुए वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देता है सर्वर्स को। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है फाइल स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी जो फाइल वगैरह पड़ी हुई होती है किसी भी सिस्टम के अंदर वो किस तरह से पड़ी हुई होती है। अब सबसे पहले फाइल कोई भी जब स्टोर होती है, ठीक है, उसको फाइल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइलें वगैरह पड़ी होती हैं वो ज़ाहिर है किसी न किसी एक मखसूस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हुए वो वहीं पर पड़ी होती हैं। जिस तरह सिंपल सी हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, मुख्तलिफ फ़ोल्डर रखते हैं और फिर उन फोल्डर्स के अंदर हम डाटा वगैरह रखते हैं। तो इस किस्म की एक ख़ास किस्म की वो डायरेक्टरी को यूज़ करते हुए फ़ोल्डर्स के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ोल्डर के अंदर सब फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर, फिर उसके अंदर फिर वो डाटा वगैरह रखते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट को डाटा स्टोर करना चाहता है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट का जो डाटा है वो मुख्तलिफ तरह का डाटा है, तो वो क्या करेगा, पहले उस डिपार्टमेंट का फ़ोल्डर बनेगा, फिर उसके रिलेटेड जितने भी सब फोल्डर्स बनेंगे, और उसके बाद अगर तो उस फर्दर फोल्डर्स के अंदर उसको किसी और फोल्डर की ज़रूरत है तो फिर नए वो सब फोल्डर वो जनरेट करता जाता है। तो इसी तरह फाइल जो होती है वो एक हायरार्किकल फॉर्म में, ठीक है, वहाँ के ऊपर पड़ी हुई होती है। उसके बाद सबसे ये सब पहला जो इसका पॉइंट है मेक ए फाइल स्ट्रक्चर
ऑफ दैट फाइल, यानी कि सबसे पहले जो भी आपने फाइल सेव की होती है कि आपने उसका पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है। ठीक है, जिस तरह हम अपने को फाइलें वगैरह या मुख्तलिफ़ चीज़ें वगैरह जब कंप्यूटर के ऊपर सेव करते हैं तो वो फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स उसके बाद इस तरह वो फाइलें वगैरह फोल्डर बाय फोल्डर के अंदर वो पड़ी होती हैं। तो इस तरह वो इसका एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर होता है, यानी फोल्डर के वो एक ख़ास किस्म की इनके अंदर एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ एक ख़ास किस्म की इनके दरमियान एक सीक्वेंस बन जाती है, जिसके लिए वो इसको डायरेक्टरी हायरार्की का नाम दिया जाता है। उसके बाद यूआरएल जैसे जैसे आप करते जाते हो, ठीक है, अपने फोल्डर वगैरह को ओपन करते जाते हो तो वो आपके ऊपर उसका यूआरएल भी चलता जाता है। ठीक है, यानी आपके सर्च बार जिसको आप कह सकते हो, या उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का बार होता है जिसके अंदर जो भी आप फोल्डर इस्तेमाल यूज़ करते जाते हो तो वो फोल्डर जो होता है वो वहाँ पे ओपन होता चला जाता है। उसके बाद लोअर डाउन हायरार्की है। लोअर डाउन हायरार्की में क्या होता है कि जैसे जैसे आप फोल्डर्स के अंदर फोल्डर क्रिएट करते जाते हो तो उसकी एक हायरार्की जो होती है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इसकी अगर वेब सर्वर के हवाले से इसकी मैं सिंपल मिसाल दूं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर को ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी चीज़ का आप डाटा ओपन करते हैं तो जो सबसे पहले ओपन होता है वो इसका होम पेज या इंडेक्स पेज कहलाता है। ठीक है, और उस पे के अंदर ही फिर आगे मुख्तलिफ पेजेस वगैरह पड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो इंडेक्स पेज होता है वो एज ए मेन पेज के तौर पर उसका क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर ही फिर होम पेज के अंदर मुख्तलिफ पेजेस वगैरह पड़े हुए होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उन मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर उसको एक्सेस करते चले जाते हैं। तो उस तरह इनके दरमियान एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस बन जाती है कि जिसको आप आगे फॉलो करते हुए इस चीज़ों को ओपन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है।